हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। तो अभी तक 2014 से 2021 तक जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनमें से 2014 से 2019 तक के प्रश्नों को मैं पिछले वीडियो में किस तरह हल किया जाता है ये बता चुका हूं। आज के वीडियो में यह जो प्रश्न लिया हूं, देखिए ये 2019 में आया था, यानी 2019 में दो प्रश्न आए थे। एक प्रश्न पिछले वीडियो में बताया हूं, एक प्रश्न इस वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए देखें, प्रश्न पढ़ते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 12 मीटर गुणित 10 मीटर कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां 12 मीटर गुणित 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो कक्ष है वो आयताकार है। कैसे में जाने, क्योंकि लंबाई 12 मीटर दिया है और चौड़ाई 10 मीटर दिया है, यानी कि जो विमा है वो अलग अलग है। तो इस तरह एक कक्ष है, यानी कि एक कमरा है जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और इसमें हम जो टाइल की पट्टी लगा रहे हैं, देखिए कितनी आयताकार पट्टी लगेगी। तो इसमें इस तरह से एक, जैसे फर्श में लगाते हैं ना, कमरे की फर्श में टाइल्स लगाते हैं, तो कोई आयताकार भी होता है, कुछ टाइल्स या टाइल्स को ही पट्टी कहा गया है यहाँ, तो कुछ टाइल्स वर्गाकार होते हैं। तो इसमें जो टाइल लग रहा है वो आयताकार है और उसका साइज क्या है, तो देखो 10 सेंटीमीटर वो लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो याद रखें, जब भी किसी भी फर्श में कितना टाइल्स लगेगा या कितनी पट्टी लगेंगे इसकी संख्या पूछेगा, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सूत्र है। फर्श का क्षेत्रफल को हमको कितना टाइल्स, फर्श के क्षेत्रफल को हमको टाइल्स का जो क्षेत्रफल है उससे भाग कर देना है। क्यों भाग करते हैं, देखो ये मान लो एक कमरा है, तो इसमें हम इस तरह टाइल्स को एक एक करके लगाते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे कमरे के यानी कक्ष के क्षेत्रफल को भाग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना, यही क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्श का क्षेत्रफल लिखना है और नीचे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक तो पट्टी का क्षेत्रफल लिखेंगे और उससे भाग कर देना है। ध्यान क्या देना है, दोनों का इकाई समान होना चाहिए। जैसे यहां देखो लिखा है 12 मीटर, फर्श का क्षेत्रफल 12 मीटर गुणित 10 मीटर, ऐसे लिखा है, और ये हो गया फर्श का क्षेत्रफल। और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 10 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहीं पर क्या करना है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो टाइल्स जिस इकाई में दिया हो उसी इकाई में हमको फर्श के क्षेत्रफल को भी लिखना है। तो ये सेंटीमीटर में लिखा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो 12 मीटर का क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर, और 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इस तरह हम क्या किए, जो मीटर में दिया था उसको सेंटीमीटर बना लिए, और ये पहले से सेंटीमीटर में है, लिखा है ना। तो इस तरह देखो क्या करेंगे, कटाएंगे। अब तो ये इसके साथ कट गया, इसके साथ 0 काट देते हैं। ये देखो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, अब क्या बचेगा, 4 बचेगा 12 में, 8 पंचे 40, 8 शून्य 0। अब देखो नीचे एक ही बचा है, तो ये कितना आया, 150। अब इसमें कितने 0 बचे, 2। तो इस तरह कितना उत्तर आया, 15,000। तो 15,000 पट्टियां लगेंगी। इस फर्श में कितनी पट्टियां लगेंगी, 15,000। देखिए बिल्कुल सरल है। क्या किया हमने, शुरू समझाने के लिए बस ये सब किया। आपको क्या करना क्या है, जब भी किसी फर्श में कितने टाइल्स लगेंगे या कुछ भी यानी फर्श में लगाना है, उसका क्षेत्रफल दिया है, तो याद रखना हमेशा फर्श के क्षेत्रफल को ऊपर में लिखना, और जो भी टाइल्स लगा रहे हैं, ईंटा लगा रहे हैं, कुछ भी उसका क्षेत्रफल दिया रहेगा, उसके क्षेत्रफल को नीचे लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये नीचे वाला जिस इकाई में है सेंटीमीटर है, तो ऊपर को भी सेंटीमीटर बनाना है, सबको अलग अलग।
ठीक, बनाने के बाद भाग कर देना है, जो उत्तर आएगा उतना उसमें टाइल्स या पट्टी लगता है। ठीक है, आशा है प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देखते हैं आज के वीडियो का यह दूसरा प्रश्न। ठीक, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? यह प्रश्न आया था 2020 में। इसके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ये यहाँ पर देखिए 2 बीमा दिया हुआ है, लंबाई भी दिया है और चौड़ाई भी। इसका मतलब हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, आयताकार है। ठीक, तो आयताकार है तो आयत का चित्र बना लिए। 1500 मीटर लंबी है, इसका मतलब आयताकार में आमने सामने एक भुजा बराबर होता है, तो ये भुजा भी क्या होगा जी, 1500 मीटर। 750 मीटर चौड़ी लिखा है, तो चौड़ाई अगर ये 750 है तो इसका सामने भुजा भी 750 होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह हमको यहाँ क्या निकालना है, परिमाप। तो देखो ये 1500, ये 1500, 1500 3000 हो गया, और ये 750 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 1500। तो 1500 1500 3 बार किए, कितना हो गया, 4500 मीटर। तो इस आयताकार जो पार्क है इसका परिमाप कितना हो गया, 4500 मीटर। यानी कि एक चक्कर ऐसे अगर लगाएगा साइकिल में तो 4500 मीटर दूरी तय करेगा। तो इस तरह वह 4 चक्कर लगाया, लिखा है देखो 4 चक्कर। तो एक चक्कर में 4500, तो 4 चक्कर में 45 के साथ गुणा कर देंगे। देखो 4 शून्यम शून्य, 4 शून्यम शून्य, 4 5 6 20, हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18। यानी इस तरह हो गया 18,000 मीटर। ये मीटर में है अभी। ठीक, तो 18,000 मीटर 4 चक्कर लगाएगा तो वो दूरी तय करेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है। तो क्या पूछा है प्रश्न में, देखो कितना समय। तो समय बराबर क्या होता है ये जाने, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया हमारा 18,000 मीटर। अब चूंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और दूरी मीटर में है, तो दोनों को समान करना जरूरी है। तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे। तो 1000 मीटर का क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर तो 18,000 का क्या होगा, 18 किलोमीटर। तो इस तरह दूरी में लिखेंगे 18 किलोमीटर और चाल कितना है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखें हल करें। तो यहाँ देखो दशमलव में है, तो दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे। इस तरफ 1 अंक है तो उधर 1 0 बढ़ा दो, हो गया। दशमलव के बाद अंक बराबर हो गए। अब देखिए इसको हल करते हैं। 9 5 6 45, 9 दूनी 18, 9 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 5 चौक 20। इस तरह कितना है, किलोमीटर किलोमीटर कट गया 4, और ये क्या है, घंटा। तो ये आ गया 4 घंटे इसका आंसर। तो ये ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। ठीक, क्या किया, इसमें केवल परिमाप का खेल है। हमको परिमाप निकालना आना चाहिए, और परिमाप निकालने के लिए किसी सूत्र की जरूरत नहीं रहता। परिमाप का अर्थ केवल समझना है। तो परिमाप का अर्थ क्या होता है, परिमाप का अर्थ होता है कि जितना भी भुजा दिया है वो सब भुजाओं को चारों तरफ से माप लो। ठीक, इसमें 4 भुजा वाला आकृति है तो चारों भुजा की माप को ही परिमाप बोलेंगे। त्रिभुज रहता तो तीनों भुजाओं की माप को परिमाप बोलते हैं। ठीक, तो ये चारों भुजा को एक ऐसे मापेंगे, ये हो जाता है परिमाप। अब 4 चक्कर लगाया तो एक बार में जितना आया उसका 4 गुना कर दिए। तो एक बार चारों तरफ को मापे तो 4500 मीटर आया। तो 4 चक्कर लगाएगा तो 4 गुना होगा, इसलिए 4 से गुणा कर दिए। अब ये मीटर में था उसको किलोमीटर बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि हमारा जो चाल दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक, तो इकाई समान करने के बाद ही गुणा या भाग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह उसको किलोमीटर में बदले और इसको फिर किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है, हमें समय ज्ञात करने के लिए बोला था। समय माने होता है दूरी बटे चाल, तो इस तरह ज्ञात हो गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं 2020 में आए हुए एक और प्रश्न को।
चलिए देखते हैं अब यह तीसरा प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की चौड़ाई है, यहां आयत की चौड़ाई पूछ रहा है, ये वाला भाग। प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है कि वर्ग का परिमाप, एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान हो। ऐसी आयत जिसकी चारों भुजा समान हो वर्ग कहलाता है। तो हम जानते हैं वर्ग में एक भुजा का मान दिया है 16 मीटर, तो जब सब भुजा बराबर होता है तो इसका मतलब ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। अगर हमको वर्ग का अवधारणा पता है तो एक भुजा दिया है, इसका मतलब चारों भुजा जान गए, क्योंकि चारों भुजा समान है। तो इसका परिमाप क्या हुआ, 16 चौक 64, 16 चौक 64 मीटर। भाई परिमाप ही बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का माप। चारों भुजाओं का माप वर्ग है तो ठीक। तो चारों भुजा 16 16 को 4 बार जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 चौक 64। अब देखिए आयत की लंबाई दिया है 18 मीटर, तो ये भी 18 मीटर होगा। क्यों, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अब ये चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है प्रश्न में, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, समान है। समान है माने बराबर है। इसका मतलब ये 64 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप है, तो इसका भी परिमाप कितना होगा, 64 मीटर ही होगा। ये वर्ग का परिमाप 64 मीटर है अगर, तो आयत का भी परिमाप 64 मीटर ही होगा, क्योंकि समान है। तो इस तरह देखें तो आयत का परिमाप कितना मिल गया जी हमको, 64 मीटर मिल गया, 64 मीटर मिल गया। अब देखो बिना सूत्र ज्ञात किए, बिना सूत्र याद किए भी हल कर सकते हैं। कैसे, अब हमको ये दोनों तो पहले से पता है, इसका परिमाप जान गए क्योंकि दोनों का परिमाप समान है। तो इसका 64 है तो इसको भी 64 होगा, क्योंकि प्रश्न में लिखा है। अब देखो परिमाप माने क्या है, चारों भुजाओं का माप। 4 भुजा में से 2 भुजा का तो जान रहे हैं लंबाई का, ठीक। तो 18 दूनी कितना, 36। तो हमें परिमाप में से, यानी परिमाप यानी चारों भुजाओं का माप है ये, ठीक। तो 2 भुजा का जान रहे हैं, उसको कम कर देते हैं। तो 14 में से 6 गया कितना होगा, 8, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 28 मीटर बचा। वो किसका होगा भाई, हमने लंबाई का घटा दिया चारों भुजाओं के माप से, तो बचा वो दोनों चौड़ाई का होगा ना। अब दोनों चौड़ाई का है, हमें तो बताना है एक चौड़ाई का, तो दोनों चूंकि बराबर है इसलिए 2 बराबर भाग में बांट देते हैं इसको। तो 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 चौक, यानी कि 14 मीटर। तो ये हो जाएगा 14 मीटर इसका चौड़ाई। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। क्या किए हैं, देखो किसी भी आयत का चौड़ाई जानने के लिए, लंबाई दिया है, चौड़ाई जानना है तो उसका परिमाप ज्ञात होना बहुत जरूरी है। वो कैसे में जाना हमने, तो स्पष्ट प्रश्न में लिखा था वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है और वर्ग की एक भुजा का माप दिया है, वर्ग की एक भुजा का। और हम जान रहे हैं वर्ग का एक भुजा का माप पता चल जाए तो वर्ग की परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। चारों भुजा समान रहता है तो 16 चौक 64 कर दिए। अब इसका परिमाप समान है, मतलब इसका भी परिमाप ज्ञात हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। तो 64 मीटर इस आयत का भी परिमाप हुआ। अब परिमाप ज्ञात हो तो लंबाई को घटा दो, जो बचेगा वो 2 चौड़ाई का है, 2 चौड़ाई का माप होगा, और 1 चौड़ाई का जानना है तो 2 भाग कर देंगे। इस तरह उत्तर मिल गया 14 मीटर। ठीक है, आशा है ये प्रश्न आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब यह चौथा प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची, 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर गुणित 1.2 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर है। यह प्रश्न आया था 2022 में। ध्यान देना, जब हम लोग फर्श में टाइल लगाने वाला प्रश्न पढ़ाए तो उसमें 2 ही विमा दिया रहता है, लंबाई और चौड़ाई।
जब भी 3 विमा दिया हो, देखो यहाँ 25 गुणित 11.25 गुणित 6 यानी 3 विमा का गुणनफल दिया है, तो उसका मतलब वहां आयतन के बारे में बात हो रहा है। ठीक, क्योंकि जो आयतन है उसमें 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्षेत्रफल में केवल लंबाई और चौड़ाई। तो यहां पर भी देखो लंबाई, ऊंचाई और ये मोटी दीवार, यानी कि ये लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ही है। 3 विमा दिया है। ऐसे कंडीशन में भी बस फर्श जैसे है। हमको क्या बनाना है, तो ये दीवार, तो दीवार का आयतन लिख दो ऊपर, और किससे कितना ईंटा लगेगा करके पूछ रहा है, तो कितना ईंटा लगेगा पूछ रहा है, तो उस एक ईंट का आयतन से भाग करना है। जैसे फर्श में फर्श का क्षेत्रफल ऊपर में लिखते हैं, और एक टाइल्स या जो भी नीचे में लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल नीचे, फिर भाग करते हैं तो पता चल जाता है कितना टाइल या पट्टी लगेगा। ठीक, सेम प्रश्न है ये भी, बस इसमें दीवार यानी जो बना रहे हैं वो उसका आयतन ऊपर में, नीचे में एक ईंट का। ठीक, क्योंकि ईंटों की संख्या पूछा है। अब देखिए इसी में रखें, तो दीवार का आयतन क्या दिया है, देखो 8 मीटर गुणित 6 मीटर गुणित 22.5 सेंटीमीटर। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 विमा मीटर में दिया है, यानी लंबाई चौड़ाई मान लो मीटर में दिया है और 1 सेंटीमीटर में, तो इसको ध्यान देकर लिखना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो ईंट का कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये सेंटीमीटर में है ना, ये चीज को ध्यान रखो, ये 11.25 सेंटीमीटर और ये फिर 6 सेंटीमीटर। अब यहां क्या किए हैं हम लोग, क्षेत्रफल वाले से याद होगा, नीचे में जिस इकाई में हो माप, उसी इकाई में माप को हमको ऊपर को कर देना है। तो ये सेंटीमीटर है, तो सबको सेंटीमीटर बनाना है। तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 8 मीटर माने हो गया 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर। और ये तो पहले से सेंटीमीटर में है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो ये 25 और ये हो गया 11.2, ये तो सेंटीमीटर में ही है, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब सब सेंटीमीटर में बन गया। अब भाग दे सकते हैं। यहां देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो इसको हम क्या करें, दशमलव के बाद इसमें भी डबल अंक कर दें, तो इस तरह हम दशमलव हटा सकते हैं। ऊपर नीचे दशमलव के बाद अंकों की संख्या को समान कर दो, उसके बाद दशमलव हटाया जा सकता है। देखिए किस तरह हल होगा, ये 6 से ये कट रहा है, दिख रहा है 6 1 कम 6 1 कम 6 0 0 6 0 0, इसको कटाते हैं। अब 25 से कम 25, 25 तिया 75, क्या बचेगा 5, तो 25 दूनी 50। अब देखो यहाँ 1125 2250, तो 2 बार में 1125 दूनी 2250। अब देखो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर क्या बचा, ये 32 गुणित 100 और गुणित 2, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64, और 100 से गुणा करने के लिए क्या करते हैं, 2 शून्य बढ़ा देते हैं, तो कुल मिलाकर इतना ईंट लगेगा, 6400 ईंटें लगेंगे। देखिए ऑप्शन तो नहीं लिखा हूं यहाँ, इसका जो ऑप्शन है 6400 वही वाला ऑप्शन सही है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों, क्योंकि आप देखिए मान ले आपके घर में कोई कहीं पर घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना ईंटा लगेगा ये बता सकते हो। कैसे, क्या करना, कितना लंबा दीवार बनाना है उसको माप लेना, और कितना ऊंचा बनाना है उसको माप लेना। और आजकल नवीन मतलब 1 ईंट का बनता है तो ईंट की जो लंबाई है उसको माप लेना, फिर उन तीनों का क्या कर लो, एक समान इकाई करके गुणा कर लो। गुणा करने के बाद ईंट का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे एक ईंट रहता है ऐसे, तो ये इसका लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई को माप लो, इसका क्षेत्रफल निकल। तो एक ईंट का जो क्षेत्रफल है, एक ईंट का जो आयतन है, एक ईंट का आयतन नीचे कर लेना, और ऊपर में कितना लंबा दीवार बना रहे हो और ऊंचा और उसका चौड़ा दीवार का, उसका आयतन बीमा ऊपर लिख लेना। भाग करोगे तो पता चल जाएगा कि उस दीवार में कितने ईंट की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह यह प्रश्न भी पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो कि 2021 में आया था, यानी कि इसी साल आया था। इस साल जो पिछले वर्ष अभी 2022 है, ये विगत जो पेपर हुआ
उसमें ये प्रश्न आया था। अब ये प्रश्न समकोण त्रिभुज से संबंधित है और इसका सूत्र विधि से भी हल करते हैं। और दूसरा, अगर हम समकोण त्रिभुज को समझे हैं तो ऑप्शन देख के तुरंत चुटकी में हल कर सकते हैं। देखो कैसे बताते हैं, सूत्र से भी कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा, और ऑप्शन की सहायता से कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक प्रश्न पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। अब लंबवत भुजा किसको बोलते हैं ये भी समझ लो। ये जहां पर समकोण बना है जिन दो भुजाओं के बीच में, तो यहां पर समकोण बनता है तो इसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जहां पर समकोण बना है किन दोनों भुजाओं पर बना है, देखो यहां से ये भुजा पे, ये दोनों भुजा जहां पर मिले हैं वही समकोण बना है। तो ये भुजा दोनों आपस में लंबवत भुजा कहलाते हैं। लंबवत का अर्थ होता है जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाए। ऐसी दो भुजाएं आपस में लंबवत कहलाएंगी जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाए। तो देखिए यही दोनों कोण बना रहे हैं, यहाँ पर तो न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पर भी न्यून कोण बन रहा है। तो इसी भुजा को बोलते हैं जिन दोनों भुजाओं के बीच में समकोण बना हो, वो दोनों भुजाएं आपस में लंबवत भुजाएं कहलाती हैं। ठीक, तो यह हो गया लंबवत भुजा का अर्थ। अब लिखा है इस त्रिभुज का परिमाप है, यानी इसका परिमाप पूछा है। हम परिमाप माने जानते क्या है, उसमें चारों तरफ से जितना भी भुजा है, तो त्रिभुज में 3 भुजा रहता है, आयत वर्ग में 4 भुजा होते हैं, तो उसमें चारों भुजा का माप को आपस में जोड़ते हैं। इसमें 3 ही भुजा है तो 3 भुजा का माप को जोड़ेंगे जी, तो हो जाएगा परिमाप। तो इन दोनों का तो पता है और इसका पता नहीं है। अब समकोण त्रिभुज के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात जान लो। समकोण त्रिभुज में ऐसे जो खड़ी ये जो भुजा है इसको लंब कहा जाता है, और ये जो ऐसे आड़ी है इसको बोलते हैं आधार। हर भुजा का नाम होता है इसमें समकोण त्रिभुज में। और ये जो तिर्यक रेखा वाला है, तिर्यक भुजा है, इसको बोलते हैं कर्ण। तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब यहाँ मैं जो मूल नियम बता रहा हूं उसको ध्यान से रखो, ध्यान देकर समझो। फिर इस तरह के प्रश्न को बिना सूत्र के अगर समझ गए हो, जो बता रहा हूं उस बात को ध्यान रखोगे, तो बिना सूत्र के उत्तर बता सकते हो परिमाप। कैसे, देखो याद रखना, ये लंब और आधार इन दोनों भुजाओं की माप से हमेशा कर्ण का जो माप है वो अधिकेच होता है। यानी कि इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, 12, इसका मतलब ये 5 है, ये 12 है, तो 12 सेंटीमीटर से अधिक ही लंबा होगा ये। याद रखो, देख लो बनाने से ही भाई ये तिरछा गया है ना, तो एक खड़ी है। तो याद रखना लंब और आधार में जो सबसे ज्यादा लंबा भुजा है ये है 12। तो याद रखो 12 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, 12 से बड़ा ही होगा। तो जरा सोचो, अगर ये 12 है और ये 5 है, अब ये 12 से छोटा तो नहीं होगा, 12 से बड़ा ही होगा। तो 12 से 13 भी होगा, एक भी अगर बड़ा करते हैं तो देखो 5 2 7 3 10 कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। किसमें है ये, 12 हो ही नहीं सकता ना, 12 भी करते हैं तो भी 29 होता है। अगर 12 सेंटीमीटर इसको मानते हैं मान लो, तो 29 होता है, और 29 किसी में नहीं दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया, यानी 27। 29 तो हो भी नहीं सकता ना, 29 से छोटा संभव ही नहीं है। तो 29 से तो यहां जो 3 ऑप्शन है वो छोटा है, तो हमारे पास 29 से बड़ा कौन है, एक ही ऑप्शन में है। तो मतलब यही क्या है, आंसर है। क्या जानना था, केवल और केवल समझना क्या था कि कभी भी समकोण त्रिभुज में आधार, ये लंब और आधार में जो सबसे बड़ी भुजा दिया है, तो ये 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो 12 अधिक ज्यादा है, लंबा है, मतलब ज्यादा बड़ा संख्या है, इससे बड़ा ही होगा ये जो कर्ण का मान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ लो और इससे एक अधिक करके देखो, तो जितना उत्तर आएगा उससे बड़ा उत्तर ही होना चाहिए। ये हो गया ऑप्शन की सहायता से कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इन तीनों को जोड़ने पर इतना ही अगर कर लो, मान लो इतना ही मैंने जोड़ लिया तो 29 हुआ, मैंने 29 से बड़ा होना चाहिए उत्तर, तो 29 से छोटा वाला को गलत कर सकते हो तुरंत। 29 आ रहा है, इसका मतलब 29 से छोटा वाला गलत है, तो 29 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है, मतलब यही ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिए इसी को सूत्र से कैसे बनाते हैं, समझे रहेंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं। सूत्र है इसका
एक कर्ण का मान माने भुजा का मान जानोगे तो तीनों भुजा का जोड़ सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये आगे 9वीं 10वीं में पढ़ोगे इसको, ठीक है। 8वीं में पाइथागोरी त्रिक के नाम से दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस नाम का जो वैज्ञानिक था उसने ये सूत्र बनाया है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, माने कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर खाली कर्ण का मान जानना है तो वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाता है। देखो लंब कितना दिया है 12 का वर्ग हो गया, इसके जगह मान रख रहे हैं। आधार कितना दिया है 5 का वर्ग लिखना है। चलिए हल करते हैं। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 12 12 में 144, 5 का वर्ग 5 5 25। तो देखो 144 25 को जोड़ोगे कितना होता है 169। 169 का वर्गमूल निकालोगे तो वो होता है 13। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ऐसा संख्या जिसका उसी के साथ गुणा करें तो ये मिलता है। तो 13 का 13 से गुणा करोगे तो 169 मिलता है। इस तरह हो गया है 13 इसका सेंटीमीटर कर्ण का मान। अब इसी को तीनों को जोड़ोगे तो परिमाप आएगा। उसके लिए इतना सारा सूत्र हल करोगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में 30 से बड़ा वाला ऑप्शन भी दे दे तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो ये भी एक सूत्र है। यहाँ लंब का मान जानते हैं तो ये आधार कर्ण के साथ घट जाता है, ठीक। ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा और उसके ऊपर वर्गमूल चिन्ह हो जाएगा क्योंकि इधर आ जाएगा, ठीक। अगर आधार का मान जानना है तो लंब को पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सूत्र की सहायता से भी कर्ण का मान ज्ञात करके इसका परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ये क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से संबंधित इस तरह यह वीडियो भाग 4 है, अंतिम वीडियो है। इसके बाद मैं साधारण व्यास से संबंधित जो 2014 से 2021 तक जितने भी प्रश्न आए थे उनका वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आऊँगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।